हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज राहुल सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आपने टाइटल एंड थंबनेल पढ़ लिया होगा और आप लोग एक सब्जेक्ट का कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे। जो हमारे प्यारे कॉमर्स के बच्चे हैं उनका भी मैथ्स वैसे ही सब्जेक्ट है जैसे साइंस का होता है, और आप जानते हो कि साइंस का जो स्ट्रीम है उसके लिए मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे जो डिमांड कर रहे थे कि सर हमें कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो मैथ्स ले सकते हैं या तो वो एसपी ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ने एसपी भी लिया है एंड बहुत सारे लोग ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी लिया है। तो बहुत सारे बच्चों के रिकमेंडेशन की वजह से एंड डिमांड की वजह से हम आज से आपके लिए यानी 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो। जी हां दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और जो आप लोग डिमांड कर रहे थे उसको पूरा करने के लिए आपके राहुल सर आ चुके हैं। और टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कंटिन्यूअसली। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कॉमर्स की, ठीक है, ये जो मेरा मैसेज है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ये सभी तक पहुंचा देना सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा स्टार्ट हो चुका है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चालू हो चुका है, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट OCM, ठीक है, ये चालू हो गया है। थर्ड सब्जेक्ट जो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, जो आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे, ये भी चालू हो गया है। और ये तीनों जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे जो कॉमर्स के सर है जिनका नाम है दोस्तों गौरव सर, ठीक है ना, वो कंटिन्यूस आपको ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसपी जो है इसके लगभग अगर मैं बात करूं लगभग 5 to 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओसीएम के भी लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड इकोनॉमिक के भी लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक सब्जेक्ट हमारा बच रहा है दोस्तों, जो कि है अकाउंट्स, यानी कि जिसको हम लोग बीके बोलते हैं। तो ये जो बीके सब्जेक्ट है या अकाउंट सब्जेक्ट जो मैं बोलूं, ये सब्जेक्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। टीचर्स फाइनलाइज हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि यार ये 3 सब्जेक्ट तो बेहतरीन तरीके से आ रहा है। रोज गौरव सर एक वीडियो डालते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे चैनल के ऊपर एक रोज हम वीडियोस डालते हैं। गौरव सर रोज आते हैं और रोज मेहनत करके जाते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को वक्त के पहले हमारे कॉमर्स बच्चों का जो सिलेबस है वो बहुत पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत किया जा रहा है हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लोगे। जिस प्रकार साइंस के बच्चे कर रहे हैं वैसे आप लोग भी करोगे, और आप लोग भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे और बहुत अच्छे से अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने महाराष्ट्र का, अपने देश का नाम रोशन करोगे, ठीक है। अब एक और चीज जो बच जाता है दोस्तों, जो कि है एसपी का ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है ना। एसपी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ जो सब्जेक्ट है ये रह रहा था, तो मैंने भी डिसाइड किया कि चलो मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। और ऑलमोस्ट देखा जाए साइंस स्ट्रीम का जो मैथ्स है उससे थोड़ा सा लेवल कम है कॉमर्स के मैथ्स स्ट्रीम का। बाकी ऑलमोस्ट देखा जाए बहुत सारी चीजें सेम है। तो मैं खुद आपको यहां पे पढ़ाऊंगा और बहुत सारी चीजें नॉलेज दूंगा। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स के 2 पार्ट है, होपफुली 1 and 2। हम पूरी कोशिश करेंगे 1 and 2 के जितने भी आपके सिलेबस के पार्ट रहेंगे फटाफट से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि यार हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। तो प्लीज ये जो हमारे मुहिम है, ये जो हमारा वीडियोस है ना, हम आपके लिए जो डेली बेसिस पे डालते हैं, अपने दोस्तों तक प्लीज इसको शेयर करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको शायद नहीं पता है कि हम कॉमर्स के वीडियोस भी हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 6 से लेके 12 तक वीडियोस आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सिर्फ साइंस के वीडियोस आते हैं। यार साइंस के अलावा कॉमर्स के स्ट्रीम भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। 6th 7th 8th 9th 10th तो अच्छी तरीके से आ रहा है, लेकिन 11th और 12th जो है ना वो साइंस एंड कॉमर्स दोनों आ रहा है, ठीक है ना। अभी तक 12th कॉमर्स प्रॉपर चालू नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली चालू होता है तो अलग बात है। लेकिन ये 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यार आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, गौरव सर ने अपना इंस्टा आईडी अपने लेक्चर्स के दौरान बताया होगा, आप लोग वहां पे देख सकते हो। ये मेरा आईडी है, ठीक है, राहुल जैस 23, ये मेरा आईडी है। आप लोग इस आईडी के थ्रू मुझे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे मेंशन करना है, डीएम करना है, कर सकते हैं। मैं आप लोग के डाउट्स को देखूंगा, गौरव सर तक पहुंचाऊंगा। अगर वो कॉमर्स वाला डाउट रहेगा, अगर वो मैथमेटिक्स का रहेगा या फिर दूसरा कुछ रहेगा, तो जरूर से मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है, तो बिंदास कमेंट करते जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीज तो मैंने आपको बता दिया। अब सीधा सीधा आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ना है दोस्तों? 11th मैथ्स 1 पढ़ना है हम लोग को आज, ठीक है। कॉमर्स का 11th मैथ्स 1 पढ़ना है, जिसमें सेट एंड रिलेशन पहला चैप्टर। अब ये जो पहला चैप्टर है सेट एंड रिलेशन, आपने इसका नाम जो है ना 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा। 9th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, पहले ही चैप्टर पढ़ा था सेट। अब ये जो सेट जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, जिसमें अलग अलग सेट हमें बनाना होता था। 9th स्टैंडर्ड में तो हमने बहुत इजीली पढ़ाई की है। अभी भी हमारे 9th के वीडियोस पहले से ही है, आप जाके रिवाइज कर सकते हो अगर आपको देखना है, ठीक है।
तो 9th के बाद जब 10th में आए, 10th के बाद जो बच्चे 11th लेके साइंस लिए होंगे उनको आएगा फंक्शंस, यानी उनको सेट नहीं है, उनका सेट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया फंक्शन में हो गया। लेकिन जो 11th कॉमर्स के बच्चे हैं वो सेट कन्वर्ट होकर रिलेशन में आ रहा है, मतलब सेट एंड रिलेशन आ रहा है। तो आपका जो मैथ्स है वो भी कुछ कम नहीं है साइंस वालों से, लेकिन आप लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पहला लेक्चर है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट होता क्या है, समझना पड़ेगा ना भाई, सेट होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय सेट, तो सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये वर्ड पे ध्यान दो, सेट हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास 4 सेट कपड़े हैं, जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास 4 सेट कपड़े हैं, 4 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सेट है जूतों के, तो वो सेट मतलब क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मेरे कपड़े हो सकते हैं, मेरे जूते हो सकते हैं, मेरा सामान हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट सेट, सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ एयर, हवा, हवा वेल डिफाइंड है क्या, हमको मालूम ही नहीं ना हवा कितना है भाई, तो हवा को हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते, तो इट मस्ट बी ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेट, ठीक है। अभी जो सेट होता है, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होते हैं, कोई भी सेट के अंदर जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई भी सेट है, सेट के अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, करेक्ट है, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ए इज द सेट ऑफ होल नंबर, ए इज द सेट ऑफ होल नंबर, तो ए को हम लोग कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट। याद है आपको 9th स्टैंडर्ड में, इतना तो आपको याद हो गई, और बहुत सारी चीजें आज जो पढ़ने वाले हैं ना, इट इज नथिंग बट द रिवीजन ऑफ 9th स्टैंडर्ड, आप बोल सकते हो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये आज का लेक्चर देख लिया ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको फिर से याद आ जाएगा, और फिर अगला जो लेक्चर आएगा उसमें ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए, तो टेंशन मत लेना, हर चीज आपको मैं बताऊंगा, साइमल्टेनियसली स्मूथली होता रहेगा। तो ए इज नथिंग बट सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर मतलब होल नंबर कैसे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे, होल नंबर का सबसे आखिरी नंबर क्या है, नहीं मालूम है ना, इंफिनिटी है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और करली ब्रैकेट क्लोज। तो हमने ये जो लिखा ना, इसके अंदर ये पूरा क्या हो गया, सेट हो गया। ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन 0 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी करली ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा पूरा सेट है। लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं, दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट्स। क्या है, सेट के अंदर लिखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आज ये पढ़ के, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यूस आप एसपी पढ़ रहे थे, ओसीएम पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, आज आपको कुछ अलग पढ़ने मिला होगा कॉमर्स में। और उम्मीद करता हूं कि आप में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कॉमर्स पढ़ के भी एक ऊंचाई पे पहुंचने की सोच रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप पहुंचोगे। खासकर उन बच्चों के लिए ये जो अकाउंट्स सब्जेक्ट होता है और ये जो मैथ सब्जेक्ट होता है, ये पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिनको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनको साफ साफ है कि कंपनी सेक्रेटरी करना है आगे जाके, या फिर कुछ और करना है, तो वो एसपी पढ़ सकते हैं। तो अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन यार सब्जेक्ट सब पढ़ना जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है। सेकंड टॉपिक जो कि है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट पढ़ लिया, सेट के अंदर एलिमेंट्स पढ़ लिया, लेकिन उस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, हमने पढ़ा था, याद है आपको, सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड, याद आ रहा है ये लाइन पे, वही सब चीज है। तो यहां पे सबसे पहला है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है, रोस्टर मेथड मतलब अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया है सेट वाला, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वर्डिंग्स के फॉर्म में, तो उसको बस आपको कन्वर्ट करके करली ब्रैकेट बना के लिखना है। दैट इज सी इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैंने लिखूंगा सी इज इक्वल टू क्या है, ऑल वॉवेल्स है। वॉवेल्स मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, अल्फाबेट में यही होता है ना इंग्लिश अल्फाबेट में। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, दिस इज द सेट। ये हो गया हमारा सेट। और ये जो मेथड से हमने लिखा ना, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों, पहला हमारा क्या है, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड अगर आपको कोई पूछेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि राइट डाउन द सेट बाय यूजिंग द रोस्टर मेथड, अगर आपको ऐसा पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है। और जो सी नाम दिया है तो सी, ए दिया रहेगा तो ए, जो भी नाम दिया है उसके आगे करली ब्रैकेट ओपन करना है। और क्या पूछा है, ऑल वॉवेल्स। वॉवेल्स मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, इंग्लिश में तो यही होता है। जैसे मराठी और हिंदी में 12 खड़ी बोलते हैं हम लोग, ऐसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है ना, लिख दिया, करली ब्रैकेट क्लोज, दिस इज आवर आंसर। कितना इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आप देखते हैं और कौन सा मेथड है। सेकंड मेथड इज दैट इज सेट बिल्डर मेथड। ये भी आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। तो सेट बिल्डर मेथड क्या बोलता है, ये हमारा एक ऐसा मेथड है जो हमें बताता है कि अगर आपको समझ लो कुछ दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि ए इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको सच दैट के फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर, सेट करना है आपको, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, तो ए इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, मतलब पूरे साल में कितने मंथ होते हैं वो आपको लिखना है। तो हम लोग यहां पे एग्जैक्टली क्या लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स जो है इज अ मंथ ऑफ अ ईयर, या फिर इन अ ईयर आप लिख सकते हो, करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो मेथड से आपने लिखा कि
कि आपको कुछ चीज दिया था कि ऑल द मंथ्स इन ए ईयर, लेकिन आपने इसको कैसा लिखा, सेट के फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा, तो जो कि हो जाएगा ए विल बी इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, और हम लोग को कोई भी एक अल्फाबेट लेना है, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो भी नाम आपको पसंद है वो ले लो, तो दैट इज एक्स लाइन खींचा। लाइन खींचे का मतलब क्या है, सच दैट, दैट इज एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है सच दैट कि एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। ईयर का एक मंथ है, वो कोई भी मंथ हो सकता है, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं ना, क्योंकि ऑल मंथ दिया हुआ है तो ऑल मंथ में से कुछ भी ले सकता हूं मैं। दैट इज नथिंग बट द सेट बिल्डर मेथड। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा जो टाइप है रिप्रेजेंटेशन करने का, जो कि है दोस्तों वेन डायग्राम। इसको समझो, ये बहुत फेवरेट था 9th वाले बच्चों के लिए, और आपने भी अगर हमारे चैनल के थ्रू 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, अभी आप 11वीं में पहुंच गए हैं तो आपको याद होगा सब चीज, मैंने ही पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो इस वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि ये वेन डायग्राम का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स दिए होते हैं सेट के अंदर, ये सभी चीज को हम लोग को एनक्लोज करना होता है एक डायग्राम में। मतलब इन शॉर्ट एक डायग्राम बनाओ, चाहे वो रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, चाहे ट्रायंगल बनाओ, उसके अंदर आपको जो एलिमेंट्स है उसको लिख देना होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। तो यहां पे आप देखोगे ए का वैल्यू दिया है, ए इज द सेट, दैट इज 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी इज द सेट, ABCDE लिखा हुआ है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं वेन डायग्राम में। आपने एक डायग्राम बनाया, सपोज मैंने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल के अंदर मैंने इसका एलिमेंट्स लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया, तो ये क्या है मेरा वेन डायग्राम ऑफ ए। ये क्या है, वेन डायग्राम ऑफ ए है मेरा। समझ में आया। उसी प्रकार बी का वैल्यू दिया हुआ है ABCDE, ठीक है, तो इसको मुझे वेन डायग्राम बनाना है, तो मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिया ABCDE, और ये पूरा क्या है, बी है, यानी सेट बी है ये, तो हमने लिख दिया बी बॉक्स, दैट इज नथिंग बट वेन डायग्राम। दिस रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड एज द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोग से मुझे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो, अगर हो सकता है कि शायद एसपी वाले भी होंगे, तो कुछ आए होंगे, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आप में से कितने एसपी के हैं, कितने मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, मैं आप लोग को फिर बताऊंगा क्या करना है आगे जाके, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। चलो अब यहां पे आप देखो टाइप्स ऑफ सेट, हमारा एक नया टॉपिक आ गया। टाइप्स ऑफ सेट मतलब क्या होता है कि कौन कौन से प्रकार के सेट होते हैं। तो सबसे पहला जो सेट आपको दिख रहा है एम्प्टी सेट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। एम्प्टी मतलब खाली, मतलब कुछ ऐसा सेट रहेगा जिसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है वो सेट। तो हम लोग जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं एम्प्टी सेट इज नथिंग बट विच हैव नो एलिमेंट्स। मतलब एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है बेचारा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ये दिख रहा है ना सिंबल, ये x, ये लाइन मतलब सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा 1 लेस देन x लेस देन 2। अब कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या 1 लेस देन x लेस देन 2, मतलब 2 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कौन सा नंबर आएगा, सोचो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर होता है क्या, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यहां पे आप बोलोगे सर मैं 1.5 ले सकता हूं, 1 और 2 के बीच में 1.5 हो सकता है, लेकिन 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है ना, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब मैं सीधा लिखूंगा a इज इक्वल टू 0, 0 भी नहीं, सॉरी कुछ नहीं आएगा, a इज द नल सेट, 0 भी नहीं लिख सकते ना, 0 तो आएगा ही नहीं ना, कुछ नहीं, मतलब कुछ लिख ही नहीं सकते। तो a इज इक्वल टू, ये डब्बा जो है वो जो करली ब्रैकेट है वो खाली हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो नंबर ऑफ a रहेगा वो एक्चुअल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नंबर ऑफ ए जो है वो क्या आ रहा है, एक्चुअल में 0 आ रहा है। तो ये मेरा क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली है, ये नंबर ऑफ ए है ही नहीं, अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा, सब चीज रिवाइज हो गया होगा। अब एक और टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है देखो, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन नाम से समझ में आएगा, सिंगल सेट, सिंगलेटन सिंगल, ठीक है। तो अगर कोई भी सेट ऐसा है जिसमें कोई एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो वो रहेगा सिंगल सेट या फिर सिंगलेटन। जैसे कि a इज इक्वल टू 0 लिख के रखा है मैंने, तो 0 तो है ना, कम से कम खाली होने से अच्छा कुछ तो है, तो ये खाली था मतलब एम्प्टी हो गया। इसमें कुछ तो लिखा हुआ है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू तो है, 0 लिखा हुआ है मतलब एक वैल्यू तो है। तो नंबर ऑफ ए यहां पे क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ए यहां पे जो है वो 1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भाई सिंगल सेट है, सिंगलेटन सेट है, हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा मजेदार, और उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये जितने भी चीजें आप पढ़ोगे, आप कॉन्सेप्चुअल वाली चीजें जो आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा। आगे जाके जितने भी लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आएंगे आप लोग के लिए, कॉमर्स के लिए हर एक चीज इजी लगने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। आप क्या लिखा हुआ यहां पे, फाइनाइट सेट, इसको समझो। फाइनाइट नाम से समझ में आता है, इंग्लिश वर्डिंग है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है। तो दैट इज वी कैन काउंट दो नंबर, मतलब अगर कोई भी एक सेट दिया हुआ है उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसको अगर हम काउंट कर पा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज इक्वल टू BRILANT, मतलब एक्चुअल में ये क्या होगा, ये समझ में आ गया आपको। BRI मतलब ये होगा ब्रिलियंट, ठीक है। तो ब्रिलियंट का हमने सेट लिखा हुआ है, तो B को एक बार लिखा, R को एक बार लिखा, I को एक बार लिखा, 2 L है तो एक ही बार L लिखा, फिर I 2 बार है तो एक ही बार I लिखा, फिर A आएगा, N आएगा, T आएगा, देखो यही लिखा है। तो ब्रिलियंट को हमने सेट के फॉर्म में लिखा। अब ये जो है ना, इसको मैं काउंट कर सकता हूं क्या, नंबर ऑफ ए मुझे गिन के बताओ कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 कि ना 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ 7 कितने हैं? 7 है। नंबर ऑफ ए कितना है? 7। नंबर ऑफ ए अगर 7 आ रहा है मतलब हमने काउंट किया तभी तो 7 आया ना, मैं गिन सकता हूं उसको। तो देयरफॉर ये जो ए जो सेट दिया हुआ है हमें, ये सेट क्या है? ये एक फाइनाइट सेट है। क्या है? इट इज ए फाइनाइट सेट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और वैसे टाइप का सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते भैया। समझ में आ रहा है? अगर कुछ ऐसा सेट भी है जिसको मैं काउंट ही नहीं कर सकता तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक और चीज लिख सकता हूं मैं, सेट ऑफ होल नंबर। क्या आप मुझे बताओ कि इसको आप गिन सकते हो क्या? मुझे बताओ गिन सकते हो क्या? अभी ये नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी नेचुरल है ना, नेचुरल कितने 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे? इंफिनिटी तक जाओगे। तो मैं गिन सकता हूं क्या इसको? मुझे बताओ कितने नंबर होते हैं टोटल? टोटल कितने नंबर होते हैं? कोई बोलेगा 100 करोड़ होते हैं। क्या 100 करोड़ के आगे नहीं होते? 101 करोड़ भी तो होता है। तो कितने भी आप काउंट करते जाओ, नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो होल नंबर हो। तो वी कांट काउंट इट। तो इफ वी कांट काउंट इट देन इट विल कॉल्ड एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। वी कैन नॉट एबल टू काउंट इट। हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग को पढ़ना है, और ये जो टॉपिक्स है 4 से 5 टॉपिक्स है, इसको समझ लो, फिर ये लेक्चर का स्टॉप हो जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना, ये जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए समझना। कॉमर्स वाले बच्चों ध्यान से सुनना, समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखा है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में? सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं सबसेट का, कि अगर मेरे पास कोई 2 सेट है, ए का कोई सेट है, ठीक है, समझ लो इसका नाम मैं ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है ना, और मेरे पास कोई बी का जो सबसेट है जिसका नाम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सबसेट का मतलब यह होता है कि इफ देयर आर 2 सेट एंड 1 सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो बी में भी आते हैं, मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट्स में भी आते हैं वो, तो समझ जाना कि मैं ऐसा लिखूंगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको बोलते हैं, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है सी बनाने का और नीचे लाइन खींच देने का, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। प्रॉपर तरीके से सी बनाओ, ऐसा लाइन खींच दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो हमने लिखा अभी, दैट इज देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सेट का जो भी एलिमेंट्स है वो दूसरे के सेट में सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम आ रहे हैं मतलब उससे ज्यादा रहेंगे दूसरे वाले में चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उतने तो आ रहे हैं ना। ये 1 2 3 जो है, ये 1 2 3 इसमें भी है ना, ये ए का जो एलिमेंट्स है ये बी के अंदर भी है, तो ए क्या है? मेरा बी का सबसेट हुआ। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक होता है सुपर सेट, ठीक है। अब सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि अगर समझ लो कि मेरा ए जो है वो सबसेट है बी का, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा, तो अगर मेरा ए जो है ये बी का जो मेरा सबसेट है, तो जो बी रहेगा ना, बी को मैं क्या बोलूंगा कि बी इज अ सुपर सेट। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, बस उल्टा उसका समझ लेना। मतलब ए मेरा बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? सुपर सेट है। याद रखना, इसका मतलब यही है, सिंपल सा फंडा है इसका। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि बी जो है सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब उल्टा करना है, तो ये जो सबसेट का सिंबल ऐसा था ना, इसको उल्टा कर दो, बस ऐसा कर दो, ये हो जाएगा आपका सुपर सेट। समझ में आ गया? तो आप कैसे लिखोगे? यहां पे आपको कैसे लिखना है कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे ये आया था एग्जांपल, ये आपको ये याद रखना है। तो बी क्या है? सुपर सेट है ए का। समझ में आ गया? कितना सिंपल है। तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस आते हैं एग्जाम में, कभी कभी एग्जांपल के साथ आप प्रूफ कर सकते हो। ये आपने बता दिया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तीसरा जो है प्रॉपर सबसेट है। अब ये जो प्रॉपर सबसेट है ये एक्चुअल में क्या होता है? तो समझ लो कि मेरे पास कुछ वैल्यू है। क्या है? कि अगर मेरा जो ए है, ठीक है ना, ये मेरा सबसेट है बी का, ए जो है मेरा वो सबसेट है बी का, और ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, ए जो है वो बी से इक्वल नहीं है, तो ए को मैं क्या बोलूंगा? ए इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है मेरा प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिख सकता हूं। एक एग्जांपल यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स सपोज ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों? 135 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, और एक बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है दोस्तों 1, 3, 5, 7। ये हमें कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, इसको समझो दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है, बस समझने वाली बात है। तो ए का वैल्यू है 135, बी का वैल्यू है 1357। अगर आप देखोगे कि यहां पे जो हर एलिमेंट है ए का, ठीक है ना, अगर वो बी का आप देखोगे तो यहां पे जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, तो मैं यहां पे एक्चुअल में क्या लिख सकता हूं? एक आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ए मेरा जो है वो बी के बराबर
नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। तो अगर a इज नॉट इक्वल टू b है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a जो है मेरा ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा b का, क्योंकि जब a नॉट इक्वल टू b होता है, ठीक है ना, a यहां पे देखो ये अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऊपर वाला लगे नीचे वाला लगे, तो a जब b के इक्वल नहीं होता तो a क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। तो जब यहां पे हमको मिल गया कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर a जो है ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा b का। ठीक है, a क्या होगा, ये होगा प्रॉपर सबसेट b का। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे आपको दिया रहता है कुछ भी वैल्यूज, आपको बस बताना होता है कि वो प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, या फिर आपको निकालना होता है प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये थे टोटल 3 आपके डेफिनेशंस, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, और से 3 से 4 एग्जांपल्स मतलब डेफिनेशन बाकी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। लास्ट स्लाइड पे आ चुके हम लोग, जो कि है दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, दैट इज इक्वालिटी ऑफ सेट। अब इक्वालिटी मतलब सिंपल है यार ना, फंडा बहुत ज्यादा सिंपल है इसका। अब समझ लो कि एक सेट है मेरा a इज इक्वल टू सेम 1, 2, 3, और दूसरा मेरा सेट है अगेन दैट इज 1, 2, 3। अगेन यहां पे आप देखोगे तो आपको पता चल गया कि जो मेरा सेट a है ये सेट b के इक्वल है। तो अगर ऐसा होता है कि सेट a के एलिमेंट्स और सेट b के एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं, दोनों ही सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज a विल बी इक्वल टू b। कितना सिंपल था, इक्वालिटी नाम से पता चलता था ना, दोनों सेट के एलिमेंट सेम टू सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया। अब अगला 5th वन देखो, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर 2 फाइनाइट सेट दिए हुए, ठीक है, समझ लो कि 2 फाइनाइट सेट दिए हुए, ए का समझ लो कुछ वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक बी का कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है, समझ लो a, b, c, d। ठीक है, समझो इसको बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार है ये। a का वैल्यू ये दिया हुआ है, b का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब यहां पे आप निकालो नंबर ऑफ a कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 है यहां पे, और यहां पे नंबर ऑफ b कितना हो जाएगा, काउंट करो नंबर ऑफ b कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ a भी 4 है, नंबर ऑफ b भी 4 है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर ऐसा कभी भी होता है कि नंबर ऑफ a विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ b, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो दोनों जो सेट होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे को इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्या होंगे, इक्विवेलेंट। देखो फर्क समझो, एक है आपका इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी कब होंगे, जब दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये भी 1, 2, 3 है, ये भी 1, 2, 3 है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कोई भी अलग अलग रहने दो, लेकिन जब काउंट करोगे, नंबर ऑफ ए आपने लिखा, नंबर ऑफ सेट लिखा 4 आया, इसका भी काउंट किया, नंबर ऑफ सेट लिखा तो 4 आया, तो दोनों के नंबर्स अगर सेम आ रहे, नंबर्स मतलब एलिमेंट नहीं, काउंट करने के बाद जो नंबर सेम आएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब लास्ट है यूनिवर्सल सेट, ये तो आपका फेवरेट है हर बार का। यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सेट, सेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि जितने भी सेट उसके अंदर आ जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते थे, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना, इसके अंदर 2 चीज है समझ लो, ठीक है ना, एक आपका ए वाला है जिसके अंदर 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, एक बी वाला है जिसके अंदर 5 दिया है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया है, और ये पूरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं यू, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू। तो यू आपके लिए क्या है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तो हमारा आज का लेक्चर यहां पे मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, पुराने हो गए, कुछ नए हो गए, हम लोग ने सब मिला जुला के आपको सिखा दिए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले लेक्चर में आपको सिखा दिया। अब जो दूसरा लेक्चर आएगा, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा, थोड़ा समझो, इसमें हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे कई सारे ऑपरेशंस है जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप वो कॉम्प्लीमेंट वाले या फिर जो ऑपरेशंस है वो सीख जाओगे, तो आपको सेट सॉल्व करना या फिर उसके रिलेशन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप लोग बस इंतजार करना हमारे अगले लेक्चर का, बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। अपने गौरव सर के साथ तो कॉमर्स की शुरुआत कर दी, लेकिन आपके अपने राहुल सर के साथ आपको वापस से पढ़ के कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लग रहा है और मैच स्टार्ट हो चुका है, इसकी खुशी है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।